एक बदबूदार गली। कृष्ण बलदेव वैद। आप नाक पर रुमाल रख ही लें। ये गली बहुत गंदी है। हो सकता है रुमाल से भी आपको कोई फर्क न पड़े। कहते हैं एक बार एक अमेरिकन मेम रास्ता भूलकर इस गली में आ घुसी थी और इत्तेफाक से उसके पास रुमाल नहीं था। बेचारी फौरन बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप तो इसी देश के बाशिंदे हैं ना। फिर भी एहतियातन नाक पर रुमाल रख ही लें। आप मेरी चिंता न करें, मैं तो इसी गली का हूं, मुझ पर बदबू का कोई असर नहीं होगा। आप नाक से कोड़े उधर क्या देख रहे हैं? गंदगी के वो दो ढेर इस गली के गेट का काम देते हैं। उन्हें उठाया नहीं जाता ताकि ना वाकिफ आदमी भूल कर भी इस गली में न घुसे। फिर वो अमेरिकन में इस गली में कैसे आ घुसी थी? जी मैं ये नहीं कह सकता। हो सकता है ये किस्सा गलत हो। मैंने खुद किसी अखबार में पढ़ा था। जी हाँ, इस गली की चर्चा कई बार अखबारों में भी हो चुकी है। बहरहाल आप आगे चलिए। आप शायद सोच रहे हैं कि गली के मुंह पर लगे गंदगी के इन ढेरों पर ये जानवर से क्या मंडरा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये जानवर नहीं, इस गली के कुछ बच्चे हैं जो दिन भर इन ढेरों को कुरेदते उधेड़ते रहते हैं। कभी कोई गला सड़ा केला या संतरा या अमरूद मिल जाए तो उठाकर खा लेते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी लोगों के होठों पर पीली पीली या सफेद सफेद फुंसियां निकल आती हैं और उन पर हमेशा मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। मेरा मतलब आप समझ गए ना। मुझे रंज है कि आपका जी मतलाने लगा। आई एम सॉरी, लेकिन आप तो मुड़कर उन्हीं बच्चों की तरफ देखते जा रहे हैं। अजी उन्हें छोड़िए, उन्हें कुछ नहीं होगा। बुजुर्गों का कहना है कि बच्चों की देखभाल भगवान स्वयं किया करते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको विश्वास न हो तो थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं। आपके देखते ही देखते इन बच्चों को इन्हीं ढेरों में से कुछ न कुछ मिल जाएगा जिसे वो भगवान की दी हुई नेमत समझकर निगल लेंगे और उन्हें फिर भी कुछ नहीं होगा। आप फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ क्यों देखने लगे? उधर देखिए, वो उन्हें जाने क्या नजर आ गया। वो सब के सब उस पर झपट पड़े। लेकिन आप मेरी माने तो उधर से ध्यान हटा लें, नहीं तो आपको इन बच्चों में बीच बचाव करने जाना पड़ेगा और मुझे डर है कि कहीं आप अपने कपड़ों का सत्यानाश न कर लें। जी मैं ठीक कह रहा हूं। बच्चों का क्या है, दिन भर लड़ते भिड़ते हैं, उसी वक्त फिर एक हो जाते हैं। खैर आप मेरे साथ चलिए। तो ये इस गली का पहला मकान है। अरे आप चौंक क्यों पड़े? शायद आम जुबान में इन काल कोठरियों को मकान नहीं कहा जाता, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए इन्हें मकान ही कहूंगा। इस गली के सभी मकान कुछ इसी बनावट के हैं। बुरे भी क्या हैं, सिर ही तो छिपाना है। अंतिम समय कुछ साथ नहीं जाता सिवाय नेक कामों के। फिर मकान बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, हवादार हो या अंधेरा, हो या न हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं यूं ही बहक गया। मेरे मुंह को ये बड़े बड़े वाक्य शोभा नहीं देते। ये काम तो बुजुर्गों का ही है। खैर ये इस गली का पहला मकान है। इसमें प्रकाशवती नाम की एक विधवा रहती है। लोग उसे पाशो कह के बुलाते हैं। इस पाशो की दो नौजवान लड़कियां हैं, सत्या और पारो। वैसे इन लड़कियों की जवानी का सबूत इनकी उम्र के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि शक्ल से तो ये यूं दिखाई देती हैं जैसे ये दोनों भी अपनी मां के साथ ही विधवा हो गई हों। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर पाशो न होती तो इनकी शादी अब तक कई बार हो चुकी होती। उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। ये पाशो बहुत ही कड़े स्वभाव की स्त्री है। गली वाले इससे बहुत डरते हैं। कहते हैं पाशो किसी के पीछे न पड़ जाए। आए दिन किसी न किसी से लड़ाई करती रहती है, मोटी मोटी गालियां देती है, बीच गली में खड़ी होकर दुहत्थड़ पीटने लगती है, अपने बाल नोच लेती है और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। लोग कहते हैं कि पाशो की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि वो बहुत दुखी है। उसे विधवा हुए कई साल बीत गए। उसका पति सब्जी की फेरी लगाया करता था और जब वो मरा तो पारो के पास सिवाय कुछ दिन की बासी सब्जी और इन दो लड़कियों के अलावा कुछ भी नहीं था। बेचारी किसी न किसी तरह इन्हें पाल रही है। कई धंधे करती है तब जाकर अपनी लड़कियों का पेट भर पाती है। इतनी मुद्दत कुंवारापन में गुजार दी, मगर क्या मजाल कि उसकी लड़कियों ने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा हो। गली वाले दिल ही दिल में पाशो की इस कड़ी निगरानी की बड़ी इज्जत करते हैं।
लेकिन सत्या और पारो न जाने क्यों अपनी माँ से लड़ती झगड़ती रहती हैं। कई बार माँ और बेटियों में दंगा हो चुका है। जब वो छोटी थीं तो पाशो उन्हें चोटी से पकड़कर मार पीट लिया करती थी, लेकिन अब वो जवान हो चुकी हैं। अब वो लात का जवाब मुक्के से देती हैं, बात बात पर आंखें दिखाती हैं, गाली का जवाब गाली से देती हैं। पाशो उन्हें घर से निकाल देने की धमकी देती रहती है और लड़कियां घर से निकल जाने की। लेकिन जब गुस्सा उतर जाता है तो तीनों एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से रोती हैं। गली वाले दिल ही दिल में हैरान होते हैं, जाने इनका क्या दस्तूर है। मैं देख रहा हूं कि आप इस किस्से से उकता गए हैं और आपकी नजरें साथ वाले मकान के सामने पड़े इन कुचले हुए फूलों पर जमी हैं। शायद आप हैरान हो रहे हैं कि इस बदबूदार गली में ये फूल कहां से आ गिरे। लेकिन अजीब बात है, इन फूलों में से भी बदबू आ रही है। शायद इस गली में रहते रहते मेरी नाक में कोई खास नुक्स पैदा हो गया है। इस मकान में भी एक विधवा रहती है। उसका असली नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन गली वाले उसे चुड़ैल बुढ़िया कहते हैं। बुढ़िया दिन भर गायब रहती है, लेकिन शाम को जब घर लौटती है तो उसके साथ हमेशा दो एक औरतें होती हैं और उनके पीछे सिर मुंह लपेटे दो एक आदमी। औरतों के हाथों में फूलों के गजरे होते हैं, जिनसे आ रही खुशबू आदमियों के मुंह से आ रही बू से मिलकर एक ऐसी बदबू पैदा करती है जो रात भर गली के इस हिस्से में रची रहती है। दूसरे दिन फूलों के यही गजरे इस मकान के बाहर पड़े दिखाई देते हैं और दिन भर लोगों के पांव से उलझते रहते हैं। गली वाले कहते हैं कि बुढ़िया का मकान बदमाशी का अड्डा है। इस अड्डे का जिक्र शायद आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। लोग कई बार थाने में जाकर इस बात की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जब से गली वालों ने एक रोज सुबह सवेरे एक हेड कांस्टेबल को इस मकान के सामने औंधे मुंह पड़े देखा है, सारी शिकायतें बंद हो गई हैं। लोगों का ख्याल है कि बुढ़िया की पुलिस में बहुत चलती है। इस बुढ़िया की शक्ल बहुत मनहूस है। हर समय मुंह में पान दबाए रहती है, माथे पर हर वक्त तिलक लगा रहता है। एक रोज उसके घर का दरवाजा खुला पाकर मैंने उसकी कोठरी में झांक लिया था। सामने की दीवार पर पलंग के ऊपर कृष्ण भगवान की मूर्ति टंगी हुई थी और उसके साथ एक तस्वीर किसी आदमी की भी थी, जिसे मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया। मेरा ख्याल है वो तस्वीर बुढ़िया के घरवाले की होगी। लोग कहते हैं ये बुढ़िया दूर के रिश्ते से अपनी पड़ोसन पाशो की बहन लगती है। संभव है, लेकिन इन दोनों में घमासान युद्ध होता है और आस पास के लोग इस लड़ाई में हरगिज शरीक नहीं होते, क्योंकि बुढ़िया की एक अजीब सी आदत है कि लड़ते लड़ते वो अपनी धोती ऊपर उठा लेती है और अपनी रानों पर हाथ मार मार कर पाशो की लड़कियां सत्या और पारो को गंदी गंदी गालियां देने लगती हैं। कहती हैं कि इसी को 7 कपड़ों में छिपाए फिरती हो। अगर किसी दिन तुम्हें कुत्तों से न फड़वा दिया तो मेरा नाम बदल देना। और पाशो बेचारी लड़कियों को घसीट कर अंदर ले जाती है और ऊंची आवाज में ईश्वर से बुढ़िया की मौत के लिए दुआएं मांगने लगती है। गली वाले इस बुढ़िया से बहुत तंग हैं। बुढ़िया ने गली भर में खुलेआम कह रखा है, जिस किसी को पैसे की तंगी हो वो रात को थोड़ी देर के लिए अपनी बहू या बेटी को उसके मकान पर भेज दें। लोगों का ख्याल है कि गली के कई बेगैरत मर्द औरतें खुफिया तौर पर बुढ़िया के इस न्योते का फायदा उठाते रहते हैं। खास तौर पर इस सामने वाले मकान में रहने वाली फूलो। लोगों ने कई बार अपनी आंखों से फूलों को बुढ़िया के मकान के अंदर दाखिल होते देखा है। फूलों का अपना पति भी कई बार अपनी बीवी की बेहयाई की शिकायत करते सुना गया है, लेकिन बेचारे का कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि वो खुद एक अरसे से बीमार पड़ा है। कहता है कि अगर वो बीमार न होता तो फूलों की कोई मजाल कि वो उसके जीते जी उसकी इज्जत यूं मिट्टी में मिला दे। बीमारी से पहले वो साइकिल रिक्शा चलाया करता था। मकान के सामने टूटी सी जो रिक्शा पड़ी है ना, उसी की है। वो तो अब भी कहता है, एक बार अच्छा हो जाऊं, इस बेशरम को घर से न निकाल दूं तो मेरा नाम रामदयाल नहीं। गुस्से में आदमी जो चाहे कह जाए, कम है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बिना दवा दारू के कोई आज तक अच्छा नहीं हुआ। बेचारा रामदयाल महज अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ही अच्छा हो जाने और फूलों को घर से निकाल देने के लिए स्वप्न लेता रहता है। इधर कुछ दिनों से फूलों का पेट फूलने लगा है। सब जानते हैं ये बच्चा रामदयाल का नहीं हो ही नहीं सकता। रामदयाल खुद डंके की चोट पर कहता है कि मैं इस हरामी का बाप नहीं। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि फूलो उसे जूता दिखा दिखा कर कहती है, खबरदार जो इसे हरामी कहा। तुम इसके बाप नहीं तो न सही,
मैं तो इसकी मां हूं। इस पर दयाल के दिल पर जो गुजरती है उसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। वैसे कुछ दिन हुए, रामदयाल ने अपनी चारपाई की रस्सी से अपना गला घोंट लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन इत्तेफाक से फूलो उस समय घर पर ही थी। उसने देख लिया था और चिल्ला चिल्ला कर सारी गली को इकट्ठा कर लिया था और रामदयाल के गले में बंधी रस्सी को ढीला करने के बजाय यही दोहराती रही, अगर मैं देख न लेती तो दुनिया वाले मेरे मुंह पर कालिख मलते। इतने में इकट्ठी हुई भीड़ में से किसी ने आगे बढ़कर रामदयाल के गले में पड़े फंदे को खोल दिया और संभलते ही रामदयाल ने तड़प कर कहा, लोगों, या तो मुझे मार दो या इसे कहीं और ले जाओ। लेकिन भीड़ में कई समझदार लोग भी थे। उन्होंने रामदयाल को समझाते हुए कहा था, बेवकूफ क्यों बनते हो? अगर उसे ज्यादा तंग करोगे तो कहीं भाग जाएगी और 2 वक्त की रोटी से भी जाओगे। अपने काम से काम रखो। तुम्हें क्या, लोग उसे ही बुरा कहेंगे, तुम्हें क्या? और इस पर रामदयाल न जाने क्यों फूट फूट कर रो पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी कितना लीचड़ हूं, इतनी गंदी बात का जिक्र इतने विस्तार से कर रहा हूं। लेकिन मैं क्या करूं, इतना अरसा हो गया मुझे इस गली में रहते रहते। आज पहली बार खुलकर बातें करने का अवसर मिला है। दिल बड़ा करके सुन लीजिए, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और शायद मेरी रग रग में बसी हुई बदबू भी कुछ कम हो जाए। आप शायद कुछ ऊब से गए दिखाई देते हैं, तो चलिए जरा तेज तेज चल लेते हैं। वैसे भी गली के इस हिस्से में इतना धुआं है कि यहां ठहरना संभव नहीं, आपका दम घुटने लगेगा। असल में इन मकानों में कुम्हारों के कुछ घर हैं। ये लोग अपने अपने घरों में ही छोटी छोटी भट्टियां लगाए हुए हैं और ये धुआं इन्हीं की भट्टियों का है। ये लोग छोटे छोटे प्याले, कुल्हड़ और हुक्के की चिलमें बनाते पकाते रहते हैं और वो गधे इन्हीं के हैं। वैसे ये खुद भी हर समय मिट्टी और कालिक से यूं लथपथ रहते हैं कि बिल्कुल गधे ही नजर आते हैं। चलते चलते सामने बैठे उस मोची को एक नजर देख लीजिए। इतना अजीब मोची शायद आपने कहीं देखा हो। बेहद बूढ़ा है, कितने ही वर्षों से इसी स्थान पर बैठा हुआ है। हर समय काम पर झुका रहता है, जिसकी वजह से इसकी पीठ में बिल्कुल ऊंट की तरह एक कोहान सा उभर आया है। कभी कभी कुछ शरारती बच्चे इसे काम में मग्न देखकर इसकी पीठ पर मुक्का मार जाते हैं। गर्मियों में जब वो नंगे बदन बैठा होता है तो उसकी पीठ में उभरी हुई हड्डी को देखकर बहुत डर लगता है। न जाने अभी तक इसकी रीढ़ की हड्डी ने उसकी खाल को चीर क्यों नहीं डाला। गली वाले कहते हैं कि ये मोची पागल है। हो सकता है ये बात ठीक भी हो, क्योंकि अक्सर उसके पास मरम्मत के लिए जूते वगैरह कम आते हैं, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कुछ न कुछ करता ही रहता है। कभी कभी वो अपने आसपास पड़े फटे पुराने जूतों को उधेड़ उधेड़ कर उन्हें यूं चबाने लगता है जैसे रोटी खा रहा हो, और फिर जैसे अचानक उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो रोटी के बजाय सूखा खुरदरा चमड़ा चबा रहा है, और वो मुंह में पड़े टुकड़े निकाल कर उन पर बेतहाशा थूकने लगता है और उन्हें ऊपर आसमान की तरफ फेंक फेंक कर कहता है, तू खा, तू खा। अब अगर आप चाहें तो थोड़ी देर यहां रुका जा सकता है। धुआं तो यहां भी है, लेकिन जरा कम है। अपना मुंह जरा इधर फेर लीजिए, उधर 2 औरतें पेशाब कर रही हैं। जी हां, बेशरम औरतें हैं, लेकिन क्या करें, अगर गली में न करें तो चौक में करें। जी, इस गली में किसी मकान में लघु या दीर्घ किसी भी शंका के लिए कोई अलग स्थान नहीं। कम से कम नजर तो यही आता है, क्योंकि दोनों काम गली के किसी भी नुक्कड़ में होते दिखाई देते रहते हैं। सामने के मकान में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते हैं। बूढ़ा 70 के करीब होगा और बुढ़िया 75 के। बूढ़े की आंखें करीब करीब खत्म हो चुकी हैं और बुढ़िया इतना ऊंचा सुनती है कि कहा जा सकता है कि कुछ भी नहीं सुनती। बूढ़ा लाठी टेक कर रास्ता टटोल टटोल कर कुछ कदम चल लेता है। बुढ़िया किसी भी तरह चल नहीं पाती। कुछ दिन पहले तक वो हाथों के बल थोड़ा बहुत घिसट लिया करती थी। बूढ़ा अपनी कोठरी के दरवाजे पर बैठा मूंगफली बेचता है। आप हैरान होते होंगे कि करीब करीब अंधा होने के बावजूद वो हाथों में टटोल कर देख लेता है कि सिक्का खोटा है या खरा। वो इसकी नौबत कम ही आती है। पैसे 2 पैसे की मूंगफली में कौन सा बड़ा धोखा हो सकता है। फिर भी वो आदतन हर सिक्के को ठोक बजाकर ही लेता है। बुढ़िया दिन भर साथ पड़ी चारपाई पर लेटी लेटी कराहती रहती है। शाम को गली का कोई आदमी उन्हें बाजार से 2 रोटियां और दाल ला देता है। बूढ़ा रोटियों को तोड़ मरोड़ कर दाल में मिला देता है, कुछ अपने मुंह में डाल लेता है और कुछ बुढ़िया के मुंह में ठूंसता रहता है।
کھاتے کھاتے بڑھیا بچوں کی طرح روتی ہے اور بوڑھا گالیاں دے دے کر اسے رونے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے شکر کرو اور بھگوان کا نام لو. لیکن بڑھیا بھگوان کا نام لینے کے بجائے گڑ گڑا گڑ گڑا کر اپنے بیٹے رام لال کو بلاتی رہتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ جاتے سمے وہ اسے بھی ساتھ کیوں نہیں لے گیا. کبھی کبھی بوڑھا طیش میں آ جاتا ہے اور روٹی کے کٹورے کو گلی کے بیچ میں پٹک دیتا ہے اور گلی میں گھوم رہا کوئی کتا اسے چاٹنے لگتا ہے. اف، آپ کا جی پھر متلانے لگا. چلیے آگے چلتے ہیں، اب تو وہ عورتیں بھی اٹھ گئی ہیں. یہ مکان، اس مکان میں ایک تانگے والا رہتا ہے، بساتی. بڑا جابر آدمی ہے، ساری گلی میں اس کی دھاک ہے. ڈیل ڈال بہت پربھاوشالی ہے اور آواز میں ایک بھیانک کڑک. جب کبھی اپنی بیوی دھنیا کو پیٹتا ہے تو لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہر بار یوں لگتا ہے کہ اس بار جان سے تو مار ہی ڈالے گا. پیٹتا پیٹتا بالوں سے گھسیٹ کر اسے گلی میں لا پھینکتا ہے. تابڑ توڑ لاتے جماتا ہے اور جب وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار جو اب میرے گھر واپس آئی. لیکن صاحب میں کیا کہوں، اس عورت کی ہڈی کتنی سخت ہے کہ اتنی مار کھا چکنے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ہوتا. رات بھر گلی میں پڑی رہتی ہے اور صبح جب بساتی تانگا جوت کر باہر نکل جاتا ہے اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے اور دن بھر اپنی مار پیٹ کا بدلہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لیتی ہے. جی ہاں، میں نے ایک بار اس بساتی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. میں نے کہا تھا دیکھو، اگر کسی روز مر گئی تو ان بچوں کا کیا ہوگا، کیسے پالو گے، چھوٹے چھوٹے تو ہیں. اب بساتی ویسے تو بڑا ملنسار آدمی ہے، بولا بابو جی کیا کہیں آپ سے، یہ تو مر ہی جائے تو اچھا ہے. میں کچھ سمجھا نہیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ بچے بساتی کی پہلی بیوی کے ہیں اور بساتی دھنیا کو پیٹتا اس لیے ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. پھر بھی بساتی کی کرورتا کا کارن پوری طرح میری سمجھ میں آیا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے شک ہے کہ دھنیا کبھی کبھی شام کو اس چڑیل بڑھیا کے مکان پر بھی جاتی ہے، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس بات کا سمرتھن کرنے کے لیے میں بساتی سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا. لگتا یوں ہے کہ آپ نے بساتی کا قصہ دھیان سے سنا نہیں، ورنہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ کہتے. کیا کہا؟ اب آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟ ارے ٹھہریے، میرے مکان میں نہیں چلیے گا، سامنے ہی تو ہے. اچھا نہ صحیح، لیکن رکیے تو، اس مکان میں کچھ روز ہوئے ایک عجیب سی گھٹنا گھٹی تھی، اسے تو سن لیجئے. وہاں دراصل 3 پریوار رہتے ہیں. مکان ذرا بڑا ہے. جی ہاں، باہر سے تو کوئی خاص بڑا نظر نہیں آتا، لیکن اس میں 4 کمرے ہیں، 3 نیچے اور ایک اوپر. اوپر والے کمرے میں میں رہتا ہوں. جی ہاں، کیا کروں، کسی اور گلی میں 5 روپے ماہوار پر جگہ ملنی مشکل ہے. میں نے سوچا میں اکیلا ہوں اور پھر کمرہ ذرا گلی سے ہٹ کر ہے. خیر اسے چھوڑیے، کیا کروں، پڑھائی کا اپنا خرچہ تو ہے ہی، مجھے 20-25 گھر پر بھی تو بھیجنے پڑتے ہیں. جی نہیں، میں وواہت نہیں ہوں، لیکن ماں باپ تو ہیں. خیر میری بات فی الحال رہنے دیجیے. ہاں، تو اس مکان میں 3 پریوار رہتے ہیں. پریوار تو دراصل ایک ہی ہے، لیکن 3 حصوں میں بٹا ہے. ایک میں ایک پتی پتنی اور 2 بچے رہتے ہیں. اس عورت کی دوسری بہن اور اس کے بچے دوسرے کمرے میں ہیں. اس کا پتی کچھ لوگ کہتے ہیں اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، ورشوں سے لاپتہ ہے اور نہ جانے ہے بھی یا نہیں. اور تیسرے میں ان دونوں بہنوں کا باپ اور ان کی سوتیلی ماں. ان کے 2 بچے ہیں، دونوں لڑکیاں ہیں، ایک 7 برس کی، دوسری 9 برس کی. ان کا ایک جوان لڑکا تھا جس نے آتم ہتیا کر لی تھی. آپ ذرا جلدی میں ہیں، نہیں تو میں آپ کو کھول کر بتاتا کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. موٹی موٹی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پریوار بھی اس گلی کے اور اس پریواروں کی ہی طرح کافی غریب ہیں. ہاں، دونوں بہنیں اپنی سوتیلی ماں سے تو لڑتی ہی ہیں، آپس میں بھی خوب جی بھر کر جھگڑتی ہیں. اور اس گھر کے بچے میں ٹھیک سے نہیں جانتا کہ کون کس کا ہے، بیچارے اس دنگے فساد کی وجہ سے ہر سمے سہمے سہمے رہتے ہیں. میرا انومان ہے کہ اس گلی میں سب سے ادھک دکھی یہی بچے ہیں. ان کے چہروں پر ہر سمے موت کی پرچھائیاں منڈراتی نظر آتی ہیں. خیر میری بات کا اصلی واسطہ تو ان بہنوں کے باپ سے ہے، جس نے 3 بیاہ کیے. دونوں بہنیں اس کی پہلی پتنی سے ہے، دوسری سے کوئی بچہ نہیں ہوا اور تیسری ابھی تک ہے.
जिससे उसकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का था जो अब मर चुका है। लड़के की मौत मेरे यहाँ आने से पहले हो चुकी थी, लेकिन मैंने सुना है कि इस लड़के की मौत से बाप के दिल पर इतनी गहरी चोट लगी कि पहले उसकी आंखें जाती रही, फिर कान बंद हो गए और फिर एक दिन एकदम जुबान भी बंद हो गई। कुछ महीने पहले जब मैंने उसे देखा था तो वो बेचारा न देख सकता था, न सुन सकता था, न बोल सकता था। शायद ये भी कोई बीमारी ही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अचानक बहुत ज्यादा भूख लगने लगी। उसकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा शिकायत करती रहती। पहले पहल तो मुझे खुद विश्वास न आता था, लेकिन एक दिन मैंने खुद अपनी आंखों से उसे एक के बाद एक 20 रोटियां निगल जाते देखा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये भूख गली भर में मशहूर हो गई। सुबह शाम इस घर के आंगन में एक तमाशा सा लगा रहता। वो सेहन में बैठा होता और लोग उसके सामने रोटियां फेंकते। वो उठा उठा कर उन्हें मुंह में डालता जाता और जब खा चुकता तो हाथ बढ़ा बढ़ा कर आ के साथ और रोटी मांगने की मांग करने लगता। लक्ष्मी कहती, तो बताओ लोगों, मैं क्या करूं? उसकी दोनों सौतेली लड़कियां उनको चिढ़ाने के लिए कहती, सारी उम्र तुम्हें खिलाता रहा, अब खिलाना तुम्हें पड़ रहा है तो मरी क्यों जाती हो? जैसे हो खिलाओ। बड़ी अजीब बात है, इन दोनों बहनों को अपने बाप पर जरा तरस नहीं आता था। लक्ष्मी को उनके तानों से आंख सी लग जाती। वो कहती, मैं बूढ़े बैल का दोजक भरूं या इन मासूम लड़कियों का पेट पालूं? क्या करूं मैं? कौन सी मेरी ऐसी तनख्वाह बंधी हुई है? अगर नहीं देती तो यहां डां डां करता रहता है और न जाने कौन सा जिन्न चिमट गया है इसे। लोगों, मैं किधर जाऊं, तुम ही बताओ। और जब वो औरत सेहन में खड़े लोगों को संबोधित करके अपनी सफाई पेश कर रही होती तो उसका बूढ़ा पति हाथ फैला फैला कर एक अजीब से अमानुषिक स्वर में रोटी मांग रहा होता। सच्ची बात है, पास खड़े लोगों को उन पर तरस भी आता और हंसी भी। आखिर एक दिन, कुछ दिन पहले की ही बात है, लक्ष्मी उस बूढ़े का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले गई और जब वो वापस आई तो अकेली थी। अब वो बूढ़ा न जाने कहां है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी उसे बड़े स्टेशन के पास भिखारियों के पुल पर छोड़ आई है। लक्ष्मी की दोनों सौतेली बेटियां दिन भर उसे ताने देती रहती हैं और लक्ष्मी तानों का जवाब, और बच्चे भी सहमे सहमे रहने लगे हैं। सुनता हूं डर के कारण एक से अधिक रोटी नहीं मांगते। अब आप चाहें तो इसी तरह नाक पर रूमाल रखे वापस जा सकते हैं। ये इस गली का आखिरी मकान था। जहां ये बदबू खत्म हो जाए, समझ लीजिए गली खत्म हो गई।